अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मैं पिछले टॉपिक में आपको फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, क्या चीज़ें रॉ मटेरियल्स क्या हैं, फिर वो जो रॉ मटेरियल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है उनका क्या कैसे वो लीफ तक पहुँचते हैं रूट्स वगैरह से, और ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फ़ोटोसिंथेसिस के मैकेनिज़्म के बारे में। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ना, आपने याद रखना है, 2 फेसेस के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस अकर इन 2 फेसेस, ठीक। एक फेस होता है उसको कहते हैं लाइट रिएक्शन, एक फेस होता है उसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। अब ये जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है इसके बारे में पढ़ते हैं। नाम से पता लग रहा है जैसा कि लाइट रिएक्शन है, इसमें लाइट इस्तेमाल होती होगी, क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के बारे में पढ़ा कि लाइट भी इस्तेमाल होती है उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, वाटर इस्तेमाल होता है, लाइट इस्तेमाल होती है, क्लोरोफिल इस्तेमाल होता है, फिर ये चीज़ें बनती हैं। अब हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप होते हैं। तो हमने पढ़ा मतलब एक लाइट रिएक्शन वाला स्टेप होता है और एक डार्क रिएक्शन वाला फेस होता है, 2 फेस होते हैं। तो लाइट रिएक्शन में हम देखेंगे में से कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, फिर डार्क रिएक्शन में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इनमें, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं। देखें फर्स्ट फेज़, ये देखें, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, लाइट रिएक्शन है डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में देखें, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में ना वाटर इस्तेमाल होता है, आपने याद रखनी, लाइट पड़ती है एक तो नाम से पता लग रहा है, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये दोनों आएंगे लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ना थाइलाकोइड्स के ऊपर होता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होता है। अब थाइलाकोइड और स्ट्रोमा क्या होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। चैप्टर नंबर 4 में आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था थाइलाकोइड होते हैं और स्ट्रोमा होता है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में ना आपको नज़र आ रहा है ये जो है ना स्ट्रक्चर, इनको थाइलाकोइड कहते हैं। ये जो एक इस तरह करके होता है ना, एक इस तरह करके, इसको थाइलाकोइड कहते हैं। और जब ये थाइलाकोइड कई एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़े होते हैं तो इस पूरे को ग्राना कहना शुरू कर देते हैं। थाइलाकोइड मतलब आप इस तरह समझ लें जिस तरह आपके पास कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, एक सिक्का जो पड़ा हुआ है वो थाइलाकोइड है। अब सिक्के के ऊपर सिक्के रखते जाएँ तो ये जो 5-6 सिक्के आपने एक दूसरे के ऊपर रख दिए ना, तो ये जो पूरा एक ढेर बन गया, पूरा स्टैक है थाइलाकोइड का, इसको ग्राना कहते हैं। इनमें से जो एक सिक्का था, जो एक कॉइन था, उसको थाइलाकोइड कहेंगे। तो ये जो एक कॉइन है ना, ये थाइलाकोइड है, और ये जो पूरा स्टैक है उसका ग्राना है। और ये जो दरमियान में फ्लूइड फील्ड है ना, ये जो लाइट ग्रीन वाला है, इस फ्लूइड को स्ट्रोमा कहते हैं। आपने बात याद रखनी है कि जो लाइट रिएक्शन है ना वो इस थाइलाकोइड के ऊपर होता है। ये जो कॉइन है ना, ये जो आपको कॉइन नज़र आ रहा है, इस कॉइन के ऊपर लाइट रिएक्शन होगा, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा रिएक्शन होना है, इसके ऊपर लाइट रिएक्शन होना है, ठीक। और ये जो स्ट्रोमा आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इस स्ट्रोमा के ऊपर कौन सा रिएक्शन होना है, डार्क रिएक्शन होना है स्ट्रोमा के अंदर, ठीक। ये 2 बातें याद रखनी है, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन, और ये जो थाइलाकोइड है इसके ऊपर लाइट रिएक्शन हो रहा है। देखिए हम इस डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया लाइट रिएक्शन कहाँ पे होते हैं, थाइलाकोइड्स के ऊपर होते हैं, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होते हैं, वही लिखा हुआ है। अब लाइट रिएक्शन के नतीजे में जब वाटर का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा ना, तो वाटर का ऑक्सीजन निकल जाएगा और वो ऑक्सीजन की सूरत में रिलीज़ हो जाएगा, ठीक हो गया। और इस लाइट रिएक्शन के नतीजे में आपने याद रखना है 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ATP और NADPH। ये 2 मॉलिक्यूल लाइट रिएक्शन के नतीजे में बने हैं, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। लाइट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, दरअसल ना सारी एनर्जी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और डार्क रिएक्शन में हम इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करेंगे। इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करेंगे, इनकी जो एनर्जी होगी ना, उस एनर्जी को हम शुगर ग्लूकोज के अंदर डाल देंगे। तभी तो जब आप ग्लूकोज खाते हो, शुगर खाते हो, उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है। वो एनर्जी एक्चुअली कहाँ से आती है, वो एनर्जी जो ATP और NADPH की एनर्जी थी, जो कि लाइट रिएक्शन से बने थे, उनकी एनर्जी हमने इस्तेमाल कर ली, ATP और NADPH की। और जब इनको इस्तेमाल कर लिया तो इनकी एनर्जी को हमने शुगर के अंदर डाल दिया, ग्लूकोज के अंदर डाल दिया। जब इनकी एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी तो ATP ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका वो बॉन्ड टूट चुका है हाई एनर्जी वाला। तो ये ATP जो है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएगा, और NADPH का भी हम हाइड्रोजन ले लेंगे, हाइड्रोजन लेके इसको NADP प्लस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसका हाइड्रोजन छीन लिया हमने, NADP प्लस बन गया। अब डार्क रिएक्शन में ये 2 चीज़ें एंटर हुई थी, ये दोनों अपना अपना चीज़ें देकर, ये बहुत मतलब इसने अपनी हाई एनर्जी दे दी, इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया, तो ये दोनों अपनी दोनों चीज़ें देने के बाद NADP प्लस ADP प्लस ये बन गई। और अब ये दोनों हमारे पास चीज़ें दोबारा डार्क रिएक्शन के नतीजे में निकल गई हैं, ये दोबारा लाइट रिएक्शन में चली जाएंगी। और लाइट रिएक्शन दोबारा क्या करेगा, NADP प्लस को NADPH बना देगा, और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ATP बना देगा, ठीक। ATP कैसे बनाएगा, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी
उस बॉन्ड के अंदर स्टोर कर देगा। और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, लाइट से आ रही है, ठीक। तो ये जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स थे अब इसके अंदर चले जाएंगे, ये इनको दोबारा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बना देगा इन दोनों को। ये दोनों हाई एनर्जी मॉलिक्यूल इसके पास जाएंगे, दोबारा इनकी एनर्जी खींच लेगा डार्क रिएक्शन, और दोबारा इनको लो एनर्जी बेचारे लो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। और डार्क रिएक्शन में आपने याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है। यहाँ पे वाटर इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुई, कार्बन डाइऑक्साइड से हमने शुगर ग्लूकोज बना दी, क्योंकि शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो हाइड्रोजन है ना, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन तो पहले ही थी, और ग्लूकोज के अंदर भी, ग्लूकोज के फॉर्मूले के अंदर भी आप देखें कार्बन ऑक्सीजन तो पहले ही है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो डार्क रिएक्शन ने क्या करना है, हाइड्रोजन डाल देनी है इस प्रोसेस के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन डाल दी, हाइड्रोजन डाल के इसको कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन गई, ठीक। तो ग्लूकोज एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है, ठीक, और वाटर से, और ये जो ऑक्सीजन है वाटर से बनती है। यानी कि ये जो हमने पीछे ये जो पढ़ी थी पूरी इक्वेशन पढ़ी थी, इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसने ये बनाना है ग्लूकोज, और ये जो वाटर है इसने एक्चुअली ऑक्सीजन बनाना है। ठीक हो गया, समझ आ रही है। तो इस तरीके से 2 स्टेप्स चलते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, जिसके नतीजे में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब हम ये पढ़ लेते हैं इन्होंने पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज़, जो पहला फेज़ है यानी कि ये वाला फेज़ लाइट रिएक्शन वाला फेज़, उसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी इज़ कैप्चर्ड, लाइट एनर्जी हमने कैप्चर की एंड इज़ यूज टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, और उस लाइट एनर्जी से हमने 2 हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाए जो ATP और NADPH हैं। ठीक है, दीज रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट की मौजूदगी में होता है। ठीक है, और ये रिएक्शन हमने पढ़ा कहाँ पे होता है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक, ये हमने लाइट रिएक्शन के बारे में बात पढ़ ली। अब हम डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। अगले फेज़ में जो सेकंड फेज़ है, उस फेज़ में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस टू मेक ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा, ग्लूकोज बना ली जाएगी। रिड्यूस का क्या मतलब है, रिड्यूस का मतलब कम करना नहीं है, रिडक्शन का प्रोसेस आपने पढ़ा था पिछले पहली सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था रिडक्शन का प्रोसेस क्या होता है। रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन है और ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन भी आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके अंदर हाइड्रोजन हमने ऐड की है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हुई तो ग्लूकोज बना हमारे पास। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सेकंड फेज़ में कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी और ग्लूकोज बना दिया जाएगा। इन दिस फेज़, इस फेज़ में क्या होता है, सेकंड फेज़ की हम बात कर रहे हैं, वो जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने थे ATP NADPH लाइट रिएक्शन से, उनको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, एनर्जी फ्रॉम द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थी वो कौन से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल थे, ATP और NADPH, उनकी एनर्जी इस यूटिलाइज इस्तेमाल कर ली जाएगी इस फेज़ के अंदर। ठीक है, ये फेज़ समझ लो चोर फेज़ है। चोर मतलब इसने सारी एनर्जी चुरा लेनी है इसकी। ठीक है, ATP और NADPH की। सिंस दीज रिएक्शन, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये डायरेक्टली लाइट को इस्तेमाल नहीं करता, लाइट हो ना हो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। दे आर नोन एज डार्क रिएक्शन, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये लाइट में भी हो सकता है, लाइट की गैर मौजूदगी में भी हो सकता है। अब ये डार्क रिएक्शन की साइट ये ज़रूर बतानी है आपने, प्लेस जहाँ पे होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं डार्क रिएक्शन, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर। वो जो मैंने आपको स्ट्रोमा दिखाया था, ये थाइलाकोइड्स पे होते हैं, ये स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। बहुत पूछते हैं, और इन दोनों में फ़र्क आपने ये अच्छे से डायग्राम आपने कर लेनी है। ये डायग्राम कोई मुश्किल नहीं है बनाना, इधर लाइट रिएक्शन के बारे में लिखें, इधर डार्क रिएक्शन के बारे में लिखें। वाटर इस्तेमाल हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रहा है, ग्लूकोज निकल रही है। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन रहे हैं और ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पे जाके इस्तेमाल हो रहे हैं। और या जब यहाँ पे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो गए तो बेचारे NADPH का हमने हाइड्रोजन खींच लिया, चुरा लिया। जब इसका हाइड्रोजन चुरा लिया तो ये NADP+ बन गया, और ATP की हमने वो जो हाई एनर्जी बॉन्ड था वो तोड़ दिया, तो एनर्जी रिलीज़ हुई। उसके नतीजे में ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना। ठीक, और ये दोबारा दोनों इस लाइट रिएक्शन के अंदर चले जाते हैं कि प्लीज़ हमें दोबारा एनर्जी दे दो, हमारी सारी एनर्जी इस्तेमाल हो गई है, तो ये दोबारा इसको एनर्जी दे देगा। तो बस इस तरीके से प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं कि अब हमारे पास, अच्छा स्टूडेंट्स, ये अब एक कॉन्सेप्ट है NAD+ का जो साइड बॉक्स में लिखा हुआ है। इसको समझने से पहले आपको ना ये एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना लाजमी है। आपको पता है कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और एटम के बाइनर शेल होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब आपने बात याद रखनी है, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ओवरऑल मतलब कोई एटम के ऊपर चार्ज नहीं होता है एक एटम के ऊपर, जिस तरह की, क्यों, क्योंकि इसके पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन है ना तो 3 ही प्रोटॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 3 ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो कोई चार्ज नहीं बचेगा। लेकिन जो आयन होता है ना, आयन के ऊपर चार्ज होता है।
ठीक है। आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। वो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, इसका क्या मतलब है, अगर कोई भी एक आयन है सपोज कर लो, कोई भी ए आयन है सपोज कर लो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसके पास ना पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता था, प्रोटॉन के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इस आयन के पास प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक। पॉजिटिव चार्ज अगर ऊपर एक्सप्रेस हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन के ऊपर होता है, इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। इसी तरीके से अगर ये है नेगेटिव, इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर था तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और प्रोटॉन कम है, ठीक हो गया। तो अगर कोई भी आपको एटम नज़र आए, आयन नज़र आए, उस आयन के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है, इसका क्या मतलब है कि ये जो आयन है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब प्रोटॉन ज़्यादा है, तो प्रोटॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर आप इसको वन पॉजिटिव का मतलब है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे ना तो इसका चार्ज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर A2+ होता, इसका मतलब है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन होता है ना, मतलब 2 प्रोटॉन ज़्यादा है, 2 प्रोटॉन ज़्यादा होने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये चार्ज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये मैं आपको कॉन्सेप्ट इसलिए समझाना चाह रही हूँ क्योंकि NADP+ का कॉन्सेप्ट इस तरीके से बनता है। NADP+ होता है और एक NAD+ होता है, ठीक। ये होता क्या एक्चुअली NAD+, ये ना एक कोएंजाइम है। कोएंजाइम क्या होता है, जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम आपने चैप्टर पिछले किसी एक चैप्टर में पढ़ के आए एंजाइम्स के बारे में डिटेल से। एंजाइम जो होता है उसको अपने कुछ एंजाइम्स को काम करने के लिए ना कोएंजाइम की ज़रूरत होती है, मतलब वो कोएंजाइम के बगैर काम नहीं कर पाएंगे, तो ये वो कोएंजाइम है, एंजाइम को काम करने के लिए चाहिए होगा। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है कि इसके पास एक प्रोटॉन ज़्यादा है, ठीक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। इसको आप एक इलेक्ट्रॉन दे दो, इसको अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूँगी ना तो इसका ये चार्ज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो इसी पैराग्राफ में उन्होंने यही बताया हुआ है। देखिए निकोटिनामाइड NAD, ये जो NAD है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये NAD, ये NAD का क्या मतलब है, N से निकोटिनामाइड, A से एडेनिन, D से डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है क्या, ये एक कोएंजाइम है, ठीक है। कोएंजाइम जो एंजाइम को काम करने के लिए चाहिए, दैट टेक्स इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन। वो कह रहा है इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है और एक हाइड्रोजन आयन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन आयन ले लेगा, तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD+ था, वो इलेक्ट्रॉन लेने से इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन लेने से इसके पास हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये NADH बन जाएगा। एंड इज दस रिड्यूस टू NADH, रिडक्शन हो गई है ना। रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो इसके अंदर जब हाइड्रोजन डल गया ना, हाइड्रोजन की एडिशन हो गई है, तो इस प्रोसेस को रिडक्शन कहेंगे। तो ये जो NAD+ है ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने से इसका चार्ज खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन भी ले लेगा, तो ये NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है कि ये NADH है, ठीक है। एक फॉर्म NAD+ की एक ऐसी होती है जिसके पास फॉस्फेट भी होता है, ठीक है। वन फॉर्म ऑफ दिस कोएंजाइम की एक और फॉर्म ऐसी होती है, ऑल्सो कैरीज फॉस्फेट विद इट, उसके पास फॉस्फेट भी होता है, उसको NADP+ कहेंगे, ठीक है। यानी कि जो NAD+ है ये 2 फॉर्म के अंदर है, एक NAD+ फॉर्म है और एक NADP+ फॉर्म है। जिस फॉर्म के पास फॉस्फेट है तो वो NADP+ हो जाएगी और ये इसके पास फॉस्फेट नहीं है तो ये NAD+ हो जाएगी। इसको आप एक इलेक्ट्रॉन दे दो और एक हाइड्रोजन आयन दे दो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, और NADH बन जाएगा ये। तो वही कह रहा है कि दैट टेक्स इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, और हाइड्रोजन आयन चाहिए, तो क्या होगा, NADH बन जाएगा, ठीक हो गया। और NADP+ भी एक NAD+ की ही फॉर्म होती है, बस इसके पास फॉस्फेट है। इसको भी इसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन आयन चाहिए, तो ये भी NADPH बन जाएगा। लेकिन आपके ये देखें, ये NADPH इन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ पे, तो ये इस तरीके से इन्होंने साइड बॉक्स में लिखा हुआ है। तब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन क्या होते हैं। ये लाइट रिएक्शन को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कैसे चलता है। इधर तो हमने बस ये बताया कि इसमें पानी इस्तेमाल होता है, इसमें लाइट इस्तेमाल होती है, इसमें ऑक्सीजन निकल जाती है और थैलाकोइड के ऊपर होते हैं और ये 2 चीज़ें बनती हैं। ये कैसे सब कुछ होता है इसी को हम डिटेल से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लाइट रिएक्शन वाला, तो ये आपको मैं बताऊँगी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आई हो तो इसी तरीके से आगे देखते रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।